अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम इल्म कीमिया का 9वां सबक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन मुरक्कबात के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मखसूस किस्म के मुरक्कबात होते हैं जिसमें मेटल एटम या मेटल आयन मुख्तलिफ़ किस्म के एनायन से या न्यूट्रल मॉलिक्यूल से घिरा हुआ होता है। इन मुरक्कबात को आम इस्तिलाह में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी कहते हैं। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ये इजाफ़ी मुरक्कबात की मिसाल होती है। किसी क़याम पज़ीर मुरक्कबात को आपस में मख़सूस तनासुब में मिलाकर उनके नुक़्ते कलमाओं तक अगर गर्म किया जाए तो एक क्रिस्टलाइन कंपाउंड या कलमी मुरक्कब हासिल होता है। ये मुरक्कबात एडिशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहलाते हैं। मिसाल के तौर पर समझ लीजिए कि पोटेशियम सल्फ़ेट के सैरशुदा महलूल में एल्युमिनियम सल्फ़ेट का महलूल मिलाया जाता है और इसको नुक़्ते कलमाओं तक हरारत दी जाती है, तो इसके नतीजे में एक नया मारूफ़ कलमी मुरक्कब पोटैश एलम हासिल होता है। इस तरह से हमको ये इजाफ़ी मुरक्कब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पोटैश एलम हासिल हो गया। इसी तरीके से आप दूसरी मिसाल से समझ सकते हैं कि पोटेशियम साइनाइड को निकेल साइनाइड के रसूब में मिलाते ही ये रसूब सफ़ेद रसूब आसानी से हल होकर रेड ऑरेंज कलर का नए मुरक्कब का महलूल तैयार करता है। ये भी एडिशन या मॉलिक्यूलर कंपाउंड की मिसाल है। एडिशन या मॉलिक्यूलर कंपाउंड को उनकी सिफ़ात या नेचर की बुनियाद पर दो जमातों में हम तकसीम कर सकते हैं, एक डबल सॉल्ट, दूसरा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। डबल सॉल्ट ठोस हालत में ज़्यादा क़याम पज़ीर होते हैं, इन्हें पानी में आसानी से हल किया जा सकता है। दोहरे नमक को जब आप पानी में डिज़ोल्व करेंगे तो पानी में हल होने पर इनके अज्जा अलहदा हो जाते हैं। और एक बात ध्यान में रखिए कि इसके जो इनफरादी अज्जा है, इन अज्जा की इनफरादी ख़ुसूसियत बरक़रार रहती है। पानी में हल होकर भी इनके इनफरादी अज्जा की ख़ुसूसियत ख़त्म नहीं होती। जैसे मिसाल के तौर पर समझ लीजिए कि आपने पोटैश एलम ये दोहरा नमक लिया, इसको आप पानी में हल करते हैं तो पानी में हल करने पर इसके जो अज्जा है वो सब डिसोसिएट हो जाएंगे, मुंतशिर हो जाएंगे, और जिसके नतीजे में आपको इस महलूल से K+ Al+3 और SO4- की टेस्ट मिलेगी। मतलब इस महलूल में K+ आयन, Al+3 आयन और SO4- आयन मौजूद हैं, जो कि उसके अज्जा हैं और अलहदा हो गए हैं। दूसरी डबल सॉल्ट की मिसाल कैरनेलाइट या मोहर सॉल्ट, ये भी दोहरे नमकियात की मिसाल है। इसके बरख़िलाफ़ आप अगर पोटेशियम साइनोनिकेल को पानी में डिज़ोल्व करते हैं, तब इसको पानी में डिज़ोल्व करने पर आपको Na+2 या Cn- की टेस्ट नहीं मिलेगी। इस महलूल में आपको टेस्ट मिलेगी K+ की और NiCN-2 आयन की। मतलब जब आप इस महलूल को जांचेंगे तो उसमें K+ और NiCN- ही मिलेगा। दूसरी मिसाल K4 FeCN6 को अगर पानी में आप हल करते हैं तो इसमें भी आपको सिर्फ दो किस्म के आयन मिलेंगे, K+ ये 4 रहेंगे और FeCN6-4। इस महलूल में आपको Fe+2 और Cn- की जांच नहीं मिलेगी। ये आयन इसमें तैयार नहीं होते हैं, क्योंकि ये जो दूसरी मिसाल हमने ली है K4 FeCN6, ये दोहरा नमक नहीं है बल्कि
कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। और ये जो आयन, दूसरा आयन बन रहा है NiCN4-4 या FeCN6-4, ये कॉम्प्लेक्स आयन है और इन कॉम्प्लेक्स आयन की बुनियाद पर ही इन मुरक्कबात को कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहते हैं और जदीद टर्मिनोलॉजी में इन मुरक्कबात को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी कहा जाता है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो मरकज़ी धाती जौहर रहता है, सेंट्रल मेटल एटम, ये एनायन या न्यूट्रल मॉलिक्यूल के साथ डेटिव या कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, हमरब्त हमगिरफ्त बंदिश तैयार करता है। इन आयन को कोऑर्डिनेट आयन भी कहा जाता है और इसी मुनासिबत से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मुरक्कबात को कहते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इसमें पीरियोडिक टेबल में जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट, इनकी खुसूसियात रहती है कि ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना सकते हैं, क्योंकि इसकी वजह क्या है कि डी ब्लॉक एलिमेंट में जो मेटल आयन है वो साइज़ उसकी छोटी होती है और आयोनिक चार्ज इस पर ज़्यादा होता है और इन डी ब्लॉक एलिमेंट या ट्रांजिशन मेटल में डी ऑर्बिटल भी होता है बंदिश तैयार करने के लिए। अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की मिसालें आपको कहाँ कहाँ मिल जाएगी? देखिए, जो सब पौधे होते हैं जिसमें क्लोरोफिल होता है, ये क्लोरोफिल दरअसल क्या है? क्लोरोफिल ये मैग्नीशियम का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है। इसी तरीके से दूसरी मिसाल देख लीजिए कि खून में हीमोग्लोबिन मौजूद होता है। हीमोग्लोबिन क्या है? ये आयरन का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। जिस्म में विटामिन B12 क्या है? कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। तो ये आम जिंदगी से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की मिसालें हम समझ सकते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में भी इसका एक अहम मकाम होता है। मुख्तलिफ़ किस्म की इंडस्ट्रीज़, मेटलर्जिकल प्रोसेस में भी बहुत अहम मरकब है। टेक्सटाइल डाइंग में, मेडिसिनल केमिस्ट्री में भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का बड़ा दखल है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इंडस्ट्रियल कैटलिस्ट के तौर पर भी इस्तेमाल होते हैं, एनालिटिकल रिएजेंट के तौर पर भी। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लेविस एसिड बेस रिएक्शन की मिसाल है, जिसमें सेंट्रल मेटल एटम या आयन इससे घिरे हुए एनायन के साथ कोऑर्डिनेशन कोवेलेंट बॉन्ड तैयार करता है। जिन न्यूट्रल मॉलिक्यूल या आयन से घिरा हुआ होता है उनको लिगेंड कहते हैं। आइए अब देखते हैं हम कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कौन कौन सी टर्म्स या इस्तिलाहात इस्तेमाल होगी। सेंट्रल मेटल एटम, लिगेंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन, ऑक्सीडेशन नंबर, होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स, हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स, ये इस्तिलाहात इसमें आमतौर पर इस्तेमाल होती हैं। इसको हम एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को समझने के लिए इन इस्तिलाहात को समझना निहायत ज़रूरी है। तो हम एक एक करके इसकी तारीफ़ को, डेफिनेशन को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला, सेंट्रल मेटल एटम। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जिस मेटल एटम या आयन से मुख्तलिफ़ किस्म के आयनायन या न्यूट्रल मॉलिक्यूल मखसूस हिंसी शक्ल में जुड़े हुए होते हैं, उस मेटल एटम को सेंट्रल मेटल एटम कहते हैं और इनकी मखसूस हिंसी शक्ल होती है। जैसे NiNH4-4 में निकेल, ये सेंट्रल मेटल एटम है। पहली मिसाल में निकेल सेंट्रल मेटल एटम है, जबकि दूसरी मिसाल में FeCN6-4 में Fe+2 सेंट्रल मेटल एटम है। इसी तरीके से चौथी मिसाल में कॉपर Cu+2, ये सेंट्रल मेटल एटम की मिसाल है। सेंट्रल मेटल एटम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर या लेविस एसिड के तौर पर काम करता है। दूसरी अहम इस्तिलाह है लिगेंड। लिगेंड
कोई जौहर, आयन या न्यूट्रल मॉलिक्यूल जो सेंट्रल मेटल एटम को लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे सकता है उसे लिगेंड कहते हैं। लिगेंड को कोऑर्डिनेशन ग्रुप भी कहते हैं और ये इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, इलेक्ट्रॉन देने वाला होता है। लिगेंड लेविस बेस के तौर पर काम करता है। लिगेंड मुख्तलिफ़ किस्म के हो सकते हैं, जैसे सादा किस्म के आयन, मुख्तलिफ़ किस्म के हैलाइड्स, इसी तरीके से छोटे साल्मात जैसे वाटर, अमोनिया, और लार्ज मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, बड़े साल्मात भी हो सकते हैं जैसे ईथेन 1,2 डायामाइन या इथिलीन डायामाइन एसीटेट। लिगेंड की मुख्तलिफ़ किस्में हो सकती है जैसे यूनिडेंटेड लिगेंड या मोनोडेंटेड लिगेंड। अगर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सेंट्रल मेटल एटम को सिर्फ एक जौहर डोनर एटम जुड़ा हुआ है तो उसे मोनोडेंटेड लिगेंड कहते हैं, जैसे क्लोराइड आयन, वाटर मॉलिक्यूल, अमोनिया, ये मोनोडेंटेड लिगेंड की मिसालें हैं। इसी तरह से अगर लिगेंड में दो एटम डोनर एटम मौजूद हों तो उसे बाइडेंटेड या डाइडेंटेड लिगेंड कहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर दो डोनर एटम मौजूद हैं, इसलिए ये बाइडेंटेड या डाइडेंटेड की मिसाल है। इसी तरीके से डाई मिथिल ग्लाइऑक्साइम और ऑक्सलेट आयन, इनमें सब में देखिए आप दो डोनर एटम मौजूद हैं, इसलिए ये डाइडेंटेड लिगेंड की मिसाल है। इसके अलावा पॉलीडेंटेड या मल्टीडेंटेड लिगेंड भी होते हैं जिसमें कई डोनर एटम मौजूद हो सकते हैं। इनकी मिसाल है इथिलीन डायामाइन टेट्रा एसीटेट EDTA। इसमें 6 मुख्तलिफ़ किस्म के डोनर एटम लिगेंड में मौजूद है। ये हेक्साडेंटेड की मिसाल है जिसे पॉलीडेंटेड या मल्टीडेंटेड लिगेंड कहते हैं हम। कुछ लिगेंड ऐसे रहते हैं जिनमें एक से ज़ायद डोनर एटम मौजूद होते हैं, उन्हें चिलेटिंग लिगेंड्स भी कहा जाता है और ये सेंट्रल मेटल एटम के साथ एक से ज़ायद कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड बनाने की काबिलियत या सलाहियत रखते हैं, उन्हें चिलेटिंग लिगेंड भी कहते हैं। लिगेंड की एक और किस्म रहती है अहम एम्बिडेंटेड लिगेंड, जिसमें दो मुख्तलिफ़ किस्म के डोनर एटम मौजूद होते हैं लेकिन ये किसी एक का इस्तेमाल करता है। ऐसे लिगेंड जिसमें दो मुख्तलिफ़ किस्म के डोनर एटम मौजूद हो लेकिन किसी एक का इस्तेमाल करे, जैसे नाइट्रो आयन में ऑक्सीजन भी डोनर एटम है और नाइट्रोजन भी डोनर एटम है। तो अब ये ऑक्सीजन को भी बतौर लिगेंड के इस्तेमाल कर सकता है और नाइट्रोजन को भी। थायोसाइनाइड में सल्फ़र डोनर एटम है जबकि आइसोथायोसाइनाइड में कार्बन डोनर एटम है। अगली इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर ये लिगेंड डोनर एटम की कुल तादाद होती है जो सेंट्रल मेटल एटम से बराह रास्त जुड़ी हुई होती है, उसे कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर AgNH3 ट्वाइस प्लस आयन में देखें आप कि NH2 के दो साल्मात जुड़े हुए हैं सेंट्रल मेटल एटम Ag को, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 2 हो गया। इसी तरह से दूसरी मिसाल में देखिए आप NH2 के 4 साल्मात जुड़े हुए हैं, तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो गया। यहाँ पर इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है क्योंकि लिगेंड जो है 4 जुड़े हुए हैं। इसी तरीके से लिगेंड डोनर एटम, ये जो कोबाल्ट की मिसाल है, इसमें देखें आप कि बाइडेंटेड लिगेंड है और 3 जुड़े हैं, इस तरह से कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया। अगला जो टर्म है वह है कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर
या इसको हम रक्ती कुर्रा भी हम उर्दू में कह सकते हैं। ये मरकज़ी धाती जौहर और इससे जुड़े हुए लिगेंड्स को मिलाकर कोऑर्डिनेशन स्फीयर या कोऑर्डिनेशन एंटिटी कहते हैं। जैसे K4FeCN6 में Fe और CN6 ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, इसे स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा जाता है और इसके अलावा जो रहता है उसके स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर लिखते हैं और उसे काउंटर आयन कहते हैं। तो FeCN6 कोऑर्डिनेशन स्फीयर हो गया और K+ ये जो है ये काउंटर आयन, K4 जो है काउंटर आयन कहलाता है। इसी तरीके से दूसरी मिसाल अगर हम देखें K2NiCl4, तो इसमें NiCl4-2 कोऑर्डिनेशन स्फीयर हो गया और K2 जो है ये काउंटर आयन हो गया। दूसरी मिसाल में NiCl4 कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन कहते हैं वो ठोस शक्ल जो सेंट्रल मेटल एटम से बराह रास्त लिगेंड के जुड़ने के वजह से बनती है। लिगेंड सेंट्रल मेटल एटम से मखसूस हिंसी शक्ल में जुड़े होते हैं। आम किस्म के पॉलीहेड्रॉन ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल या स्क्वायर प्लेनर हो सकते हैं। आमतौर पर ये कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन होते हैं, हिंसी शक्लें होती है जो सेंट्रल मेटल एटम से लिगेंड से बराह रास्त जुड़ने के बाद तैयार होती हैं। जैसे मिसाल के तौर पर अगर आप K4FeCN6 में देखेंगे जिसमें Fe का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है या CONH3 4 टाइम, इसमें भी ऑक्टाहेड्रल इसका पॉलीहेड्रॉन है। इसी तरह से NiCN4 इसमें टेट्राहेड्रल पॉलीहेड्रॉन है। इसी तरीके से PtCl4 स्क्वायर प्लेनर इसका पॉलीहेड्रॉन है। अगला जो टर्म्स है जो इस्तेमाल होने वाली है वो ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर इस तरह से हम इसको बयान कर सकते हैं कि किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में उसके लिगेंड्स को अलहदा करने के बाद जो सेंट्रल मेटल एटम पर चार्ज आता है उस चार्ज को ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं। और जब हम नाम लिखते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का तो इस ऑक्सीडेशन नंबर को रोमन अदद में कॉस में बयान किया जाता है और इसको सेंट्रल मेटल एटम के बाजुओं में रोमन अदद में लिखा जाता है। जैसे मिसाल के तौर पर इस मिसाल में कोऑर्डिनेशन नंबर 3 है। अब इसको ऑक्सीडेशन नंबर को किस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, मिसाल से हम इसको समझेंगे। एक मिसाल है K4FeCN6, इसमें सेंट्रल मेटल एटम Fe का ऑक्सीडेशन नंबर हमको मालूम करना है। हमको मालूम है इसका आयोनाइजेशन इस तरह से होता है कि 4K+ आयन बनते हैं और एक FeCN6-4 आयन बनेगा। इसमें फ़र्ज़ कर लीजिए कि जो सेंट्रल मेटल एटम है उसका ऑक्सीडेशन नंबर ये X है। हम फ़र्ज़ करेंगे कि इसका जो मालूम करना है ऑक्सीडेशन नंबर वो X है। अब CN ये मोनोडेंटेड लिगेंड है और इस पर मनफी बर की बार है और टोटल 6 जुड़े हुए हैं, तो इस तरह से इस पर मोनोडेंटेड लिगेंड के मनफी 6 चार्ज रहेंगे, जबकि पूरे कॉम्प्लेक्स पर -4 चार्ज है। तो अब इक्वेशन क्या बन गई, X + 6 × -1 = -4। इसको कैलकुलेट करेंगे तो X = +2 आएगा, यानी ऑक्सीडेशन नंबर Fe का K4FeCN6 में +2 है। मुख्तलिफ मज़ीद मिसालों से भी हम इसको समझ सकते हैं। जैसे ये कुछ मिसालें हैं, इसको आप भी हल करने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर भी उसका सॉल्यूशन हम आपको बता रहे हैं। करना क्या है कि मरकज़ी धाती जौहर का ऑक्सीडेशन नंबर मालूम करना है, उसको X फ़र्ज़ कर लीजिए। उसके अलावा देखिए कौन कौन से दिगर सालमात या आयन जुड़े हुए हैं, उन पर क्या बर की बार आता है।
एक्स फर्ज करने के बाद उसके आयन की तादाद के हिसाब से मसावात बना लीजिए। इस तरह से आप ऑक्सीलेट आयन देखेंगे तो उस पर -2 चार्ज आता है और ऑक्सीडेशन नंबर इस आयन का हमने फ़र्ज़ कर लिया Fe का x है। मसावात क्या बन गई, x + 3 × -2 = -3। -3 इस पर चार्ज है जो आयन बना है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो x = +3 आएगा। यानी यहाँ पर Fe की जो ऑक्सीडेशन नंबर तकसीदी अदद है वो +3 है। और इस तरह से रोमन अदद में उसके सिंबल के पास लिखते हैं। बाकी दो की भी आप आसानी से मालूम कर सकते हैं। फर्ज कर लें x है, बाकी आयन देखिए। कॉपर की दूसरी मिसाल में +2 आनी चाहिए, तीसरी मिसाल में Ag की +1 आना चाहिए। कैलकुलेट आप अगर करते हैं तो इस तरह से हम मुख्तलिफ तकसीदी नंबर मालूम कर सकते हैं। उसके बाद अहम टर्मिनोलॉजी और है होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स और दूसरा है हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स कहते हैं ऐसे कॉम्प्लेक्स जिसमें मेटल आयन से सिर्फ एक ही किस्म के लिगैंड जुड़े हुए हों। अगर एक ही किस्म के लिगैंड सेंट्रल मेटल एटम से जुड़े हुए हैं, जैसे यहाँ पर कोबाल्ट से सिर्फ NH3 ये एक किस्म का लिगैंड जुड़ा हुआ है, यहाँ पर आयरन से सिर्फ Cn एक ही किस्म का लिगैंड जुड़ा हुआ है, तो ये दोनों भी होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स हो गए। और अगर ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स है जिसमें मेटल एटम से एक से ज़ायद किस्म के लिगैंड जुड़े हुए हैं, एक से ज़ायद हैं, 2-3 मुख्तलिफ़ किस्म के लिगेंड जुड़े हुए हैं, जैसे यहाँ पर देखिए कोबाल्ट को NH3 भी जुड़ा हुआ है, Cl है, Br है, तो ये हो गया हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। अब कोबाल्ट क्लोराइड जैसे क़याम पज़ीर मुरक्कब को अगर किसी दूसरे क़याम पज़ीर मुरक्कब NH3 के साथ आप मिलाते हैं तो इससे मुख्तलिफ़ 3 किस्म के मुरक्कबात हमको हासिल होते हैं। पहला येलो कलर का COCl2 6NH3, दूसरा वायलेट कलर का, तीसरे का रंग रहेगा ग्रीन। इस तरह से ये 3 मुरक्कबात बनने की वजह क्या है ये बयान किया है एक साइंटिस्ट अल्फ्रेड वर्नर ने। इसने मुख्तलिफ़ मुरक्कबात का मुताला किया और इसकी बुनियाद पर सबसे पहली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की थ्योरी अल्फ्रेड वर्नर ने बयान की, जिसको वर्नर थ्योरी भी हम कहते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के ताल्लुक से सबसे कामयाब थ्योरी वर्नर ने बयान किया है, जिसे वर्नर थ्योरी भी हम कहते हैं, जो मुख्तलिफ़ पोस्टुलेट या मफरूज़ात पर मबनी है। इसका सबसे पहला मफरूज़ा या पोस्टुलेट क्या है कि किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सेंट्रल मेटल एटम 2 तरह की बंदिशें ज़ाहिर करता है, जिसको प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी कहते हैं। इस मिसाल में देखिए आप प्राइमरी वैलेंसी को डॉटेड लाइन से, सेकेंडरी वैलेंसी को थिक लाइन से, और जो दोनों किस्म की प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी है तो उसमें डॉटेड लाइन और थिक लाइन दोनों दिखाई गई है। इस तरह की ये कुछ जौहर ऐसे हैं जो डुअल नेचर को ज़ाहिर करते हैं कि प्राइमरी वैलेंसी को भी मुकम्मल करेंगे और सेकेंडरी वैलेंसी को भी मुकम्मल करते हैं, तो इस तरह से इसको ज़ाहिर कर सकते हैं। इसका दूसरा मफरूज़ा या पोस्टुलेट ये है कि जो प्राइमरी वैलेंसी रहती है ये आयोनाइजेबल रहती है, इसके आसानी से आयन बन जाते हैं और जितने लिगेंड प्राइमरी वैलेंसी से अलहदा होंगे उतना ही बरक़ीबार सेंट्रल मेटल एटम पर आता है, जिसके नतीजे में कॉम्प्लेक्स आयन बनते हैं। प्राइमरी वैलेंसी सादा नमकिया सिंपल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट दोनों के लिए यकसां होती है। सिंपल सॉल्ट में सेंट्रल मेटल एटम की जो गिरफ्त रहेगी कॉम्प्लेक्स आयन में वही उसकी प्राइमरी गिरफ्त होती है। जैसे मिसाल के तौर पर कोबाल्ट क्लोराइड में देखिए 2 क्लोरीन के जौहर जुड़े हुए हैं, यहाँ इसकी गिरफ्त 2 है। इसी तरह से अगर आप कोबाल्ट का कोई
कॉम्प्लेक्स या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लेंगे तो इसमें भी इसकी जो प्राइमरी वैलेंसी रहती है वो उतनी ही रहती है जितनी के सादा नमकीयात में। प्राइमरी वैलेंसी उसके ऑक्सीडेशन नंबर को ज़ाहिर करती है, जितना ऑक्सीडेशन नंबर रहेगा उतनी उसकी प्राइमरी वैलेंसी होती है। वर्नर थ्योरी का तीसरा मफरूज़ा या पोस्टुलेट ये है कि जो सेकेंडरी वैलेंसी रहती है ये सेंट्रल मेटल एटम से कितने मोतदिल सालमात या निगेटिव आयन जुड़े हुए हैं उस पर मुनहसर होती है, और ये मोतदिल सालमात या आयन सेंट्रल मेटल एटम के साथ मिलकर कॉम्प्लेक्स आयन बनाते हैं। और सेकेंडरी वैलेंसी सेंट्रल मेटल एटम की कोऑर्डिनेशन नंबर भी कहलाती है, इसको कोऑर्डिनेशन नंबर भी कहते हैं। जैसे यहाँ मुख्तलिफ मिसालें दी हुई है और उसके सामने उसके कोऑर्डिनेशन नंबर या सेकेंडरी वैलेंसी दिखाई हुई है। सेकेंडरी वैलेंसी नॉन आयोनाइजेबल होती है, इसके आयन तैयार नहीं होते। यहाँ पर देखें जैसे Cl- H2O, ये आयन इसके तैयार नहीं होते हैं। पहले इसे सेकेंडरी वैलेंसी कहा जाता था, अब नई टर्मिनोलॉजी में इसे ही कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। जैसे इसमें मिसाल में देखें CuCl2n6NH3 में प्राइमरी वैलेंसी 3 है और सेकेंडरी वैलेंसी 6 है। यहाँ पर जो लिगेंड जुड़े हुए हैं NH3 ये 6 है। चौथा जो इसका पोस्टुलेट या मफरूज़ा है ये है कि सेकेंडरी वैलेंसी ये सिमती होती है और कॉम्प्लेक्स आयन जिसकी वजह से मखसूस साख्त ज़ाहिर करता है। सेकेंडरी वैलेंसी सिमती होने की वजह से इनकी मखसूस हिंसी शक्लें वजूद में आती है। जैसे कॉमन अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो उसकी साख्त ऑक्टाहेड्रल होती है। टेट्राहेड्रल भी साख्त ये आमतौर पर पाई जाती है अगर किसी अंसर का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 रहे तो। 4 कोऑर्डिनेशन नंबर के साथ